Withering is action of elements of weather and climate over the earth surface। तो withering किसका एक्शन होता है? Withering is the action of elements of weather and climate। याद रखेंगे weather और climate का जो एक्शन होता है over the earth surface उसको बोला जाता है withering। There are a number of processes within withering which act individually, either individually or together to affect the earth materials in order to reduce them to fragmental state। पहली बात यह है कि पता होना चाहिए कि withering क्या होती है। Withering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा पार्ट है उसको छोटे पार्ट में, फ्रेगमेंटल पार्ट्स में अगर हमने तोड़ना है तो आइदर अगर वो मैकेनिकल तरीके से हो रहा है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, या वो केमिकली डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, किसका? रॉक्स का, यानी कि बड़े रॉक्स का छोटे फ्रेगमेंटल स्टेट्स में बाय द एक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो उसको बोला जाता है विथरिंग। ठीक है, एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटीरियल्स टेक्स प्लेस इन विथरिंग, इट इज एन इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस। याद रखेंगे, विथरिंग का मतलब यह है सिर्फ बड़े रॉक्स का छोटे फ्रेगमेंटल पार्ट्स में टूटना, ओके, या उनका छोटे फ्रेगमेंटल पार्ट्स बनना थ्रू मैकेनिकल मींस, या फिर कह सकते हो आप थ्रू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन। लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता मटेरियल का, तो मूवमेंट नहीं होता तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज एन इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस। आगे देखते हैं, विथरिंग प्रोसेसेस आर कंडीशनड बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसकी कंडीशन को तैयार करते हैं, या कि इसकी जो कंडीशंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे विथरिंग प्रोसेसेस को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। क्लाइमेट इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, लेकिन क्लाइमेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली विथरिंग प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो द डेप्थ ऑफ विथरिंग मेंटल। इसका मतलब है कि जो विथरिंग प्रोसेसेस हैं वो एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में तो चेंज होंगी ही होंगी, क्योंकि क्लाइमेट एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जो डेप्थ है विथरिंग मेंटल की, जो डेप्थ है यानी कि कितना ज्यादा कोई रॉक विदर करता है, वो भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। आइए इसको आगे फिगर की मदद से हम समझते हैं। देखिए, ये आपके कुछ टेम्परेचर जोन्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है टुंड्रा जोन, टैगा पोर्टसल जोन, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट, स्टेपीज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन, सवाना जोन। तो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है। हम टुंड्रा जोन जो आपका जोन होता है, स्नो कवर्ड जोन होता है, वहां से अगर हम डेजर्ट की तरफ को बढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट, तो उसकी वजह से, और प्रेसिपिटेशन भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से ये दोनों चीजें हो रही हैं, उसमें आपकी जो विथरिंग मेंटल की जो डेप्थ है वो भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बनती है, जैसे कहीं पर फ्रेश रॉक है, कहीं पर जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्टरेशन है, कहीं पर केमिकल ऑल्टरेशन कम हो रहा है, कहीं पर मॉडरेट टू गुड केमिकल ऑल्टरेशन हो रहा है, कहीं पर क्ले बन रही है, कहीं पर आपका ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है, कहीं पर आपके ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ साथ आयरन की ऑक्साइड्स भी हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड कर रही हैं किस पे? फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ विथरिंग प्रोसेसेस। मेजर विथरिंग ग्रुप्स जो है उसके 3 मेजर प्रोसेस हैं। कौन कौन से? केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल, और तीसरा है बायोलॉजिकल विथरिंग प्रोसेसेस। अब इन तीनों में से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, 3 ग्रुप्स हैं, केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल, या फिर बायोलॉजिकल। लेकिन इन तीनों में से कोई भी जो है वो अकेले नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल विथरिंग ही होगी, या सिर्फ फिजिकल विथरिंग ही होगी, या सिर्फ बायोलॉजिकल विथरिंग ही होगी। तीनों में से एक एक करके अलग अलग नहीं होते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस जो है वो डोमिनेट कर रही है। वही यहां पर लिखा है, देखिए, वेरी रेयरली डज एनी वन ऑफ दीज प्रोसेसेस एवर ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये इनमें से कोई भी एक प्रोसेस जो है वो केवल अपने पे हो रही हो, लेकिन क्वाइट ऑफन अ डोमिनेंस ऑफ वन प्रोसेस कैन बी सीन। लेकिन ये हो सकता है कि इनमें से किसी एक की डोमिनेंस हो। चलिए आगे देखते हैं। केमिकल विथरिंग प्रोसेस, a group of withering processes with solution, carbonation, hydration, oxidation and reduction acts on the rocks to decompose, dissolve or reduce them to a fine clastic state through chemical reactions by oxygen, surface and or soil water and other acids। तो ये कुछ withering processes हैं, जैसे कि आपकी solution है,
कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये रॉक्स पे एक्ट करती हैं और उनको या तो डिकम्पोज करती है या डिसॉल्व करती हैं या रिड्यूस करती हैं देम टू फाइन क्लेस्टिक स्टेट। क्लेस्टिक स्टेट का मतलब है क्ले लाइक स्टेट, ओके। क्ले लाइक स्टेट यानी कि उनको इतना छोटा बना देती है कि वो मिट्टी के फॉर्म में आ जाते हैं, क्ले लाइक स्टेट, ओके। थ्रू केमिकल रिएक्शंस बाय कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन, सरफेस एंड और सॉइल वाटर और अदर एसिड्स, ठीक है। आगे देखिए, वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर, अब एयर में आपको पता है कि ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, along with heat must be present to speed up all chemical reactions। तो वाटर के साथ साथ, वाटर और एयर के साथ हीट भी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देंगी, तेज कर देंगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एयर में प्रेजेंट है और साथ ही साथ जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कहां पर, अंडरग्राउंड, ठीक है। तो these chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in the laboratory। तो जैसे केमिकल लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं, ये सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ऑन वेरियस मिनरल्स, ये उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। आइए देखते हैं आगे, फिजिकल विदरिंग प्रोसेस। फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन सम अप्लाइड फोर्सेस। अब वो अप्लाइड फोर्सेस क्या हो सकते हैं, देखिए, द अप्लाइड फोर्सेस कुड बी ग्रेविटेशनल फोर्सेस सच एज ओवरबर्डन प्रेशर, लोड एंड शेयरिंग। यानी कि जो आपके कुछ रॉक्स हैं उनके ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि उसके ऊपर कोई और बड़े रॉक हैं, कोई भारी रॉक है, तो उनमें ओवरबर्डन प्रेशर होगा या लोड होगा या शेयरिंग होगी, ओके। तो शेयरिंग स्ट्रेस किस तरीके से होता है, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर मान लीजिए ये कोई एक रॉक है, इसमें अगर इस तरफ से अगर फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस, तो ये क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके के जो स्ट्रेस होता है उसको बोला जाता है शेयरिंग स्ट्रेस। फिर दूसरा है एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा। क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। वाटर प्रेशर्स कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। अगर कभी कोई चीज गीली हो रही है, कभी वो चीज सूख रही है, तो उससे जो वाटर प्रेशर्स डेवलप होंगे। तो मैनी ऑफ दीज फोर्सेस आर अप्लाइड बोथ एट द सरफेस एंड विद इन डिफरेंट अर्थ मटेरियल्स लीडिंग टू रॉक फ्रैक्चर। तो ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ये सरफेस पे भी लगते हैं और ये विद इन द अर्थ भी लगते हैं, विद इन डिफरेंट अर्थ मटेरियल्स भी लगते हैं, लीडिंग टू रॉक फ्रैक्चर। उनसे क्या होता है, रॉक का फ्रैक्चर हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज। तो याद रखेंगे, वैसे ये सारे फोर्सेस हैं, लेकिन जो दो मेजर फोर्सेस हैं, वन इज योर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि जो टेम्परेचर चेंज की वजह से होगा, और दूसरा है प्रेशर रिलीज, ओके। दीज प्रोसेसेस आर स्मॉल एंड स्लो but can cause great damage to the rocks because of continued fatigue of the rocks. The rocks suffer due to repetition of contraction and expansion. होने को ये प्रोसेसेस जो है वो बहुत छोटी है, स्मॉल है और स्लो भी है, लेकिन इनसे डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि रॉक्स पे ये कभी ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए हो रही है, ये कंटिन्यूअस हो रही है रॉक्स पे। तो कंटिन्यूअस रॉक्स पे होने की वजह से क्या होगा कि रॉक्स एक्सपीरियंस करेंगे कंटिन्यूड फटीग, ओके। कंटिन्यूड फटीग, फटीग एक इस तरीके का फेलियर होता है जिसमें बेसिकली आपके फ्लक्चुएटिंग लोड्स होते हैं। मैं कह सकता हूं फ्लक्चुएटिंग लोड्स हो सकते हैं, यानी कि जो लोड्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, कभी वो ज्यादा हो रहे हैं, कभी वो कम हो रहे हैं, कभी उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के जो लोड्स होते हैं उनको बोला जाता है, या इस तरीके का जो फेलियर है या इस तरीके के जो क्रैक्स वगैरह आएंगे उनको हम बोलेंगे फटीग क्रैक्स, ओके। तो उसकी वजह से होंगे, किसकी वजह से वो होंगे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से। ये था अबाउट द फिजिकल विदरिंग। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड विदरिंग। बायोलॉजिकल विदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू और रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम दी विदरिंग एनवायरमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पर देखिए बायोलॉजिकल आया है तो इसमें ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बरोइंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा हेल्प इन exposing the new surfaces to chemical attack and assist in the penetration of moisture and air। अब आपने जैसे ये अर्थवॉर्म, टर्माइट्स वगैरह देखे होंगे, इनके जो बिल्स होते हैं, जो बरोज होते हैं, वो कहां होते हैं, डीप डाउन दी अर्थ होते हैं। ये कभी आपने देखा होगा जहां पर आपके बेसिकली इस तरीके के टर्माइट्स, रोडेंट्स, अर्थवॉर्म्स वगैरह रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सरफेस पर, ये क्या करते हैं कि सरफेस पर, जैसे ये सरफेस है तो यहां सरफेस पे ये गड्ढा बनाते हैं और ये गड्ढा बना के ये अंदर यहां पर कहीं जाके रहते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल ये क्या करते हैं कि ये यहां पर सारा ऐसे करके मटेरियल साइड साइड में इकट्ठा कर देते हैं।
ओके, साइड में ये मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये मटेरियल आया कहां से, ये मटेरियल इस जगह से आया है जहां से इन्होंने ये जगह को खाली किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पहली चीज तो यह है कि जो अंदर का मटेरियल है वो सरफेस पे आ गया, तो उससे क्या बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा केमिकल अटैक, क्योंकि ये क्या करा इन्होंने, एक्सपोजिंग द न्यू सरफेसेस टू केमिकल अटैक। और दूसरा, जो यहां पर इन्होंने ये होल्स बनाए हैं इस पे क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो उससे क्या होगा, उसका बायोलॉजिकल विदरिंग। ह्यूमन बींग्स बाय डिस्टर्बिंग vegetation, plowing and cultivating soils also help in mixing and creating new contacts between air, water and minerals in the earth material। तो सिर्फ ये earthworms, termites, rodents ही नहीं करते, जब human beings during your agricultural activities, जैसे कि आपकी फार्मिंग है, प्लॉइंग है, कल्टिवेटिंग है, सॉइल्स है, तो उसमें ये क्या लोग क्या करते हैं कि ये उसको चीजों को मिक्स करते हैं। जो आपकी देखा होगा, जब जहां पर आपके खेत में नई फसल लग रही होती है तो पहले उस पूरी मिट्टी को आपका ट्रैक्टर वगैरह की मदद से उस पूरी मिट्टी को क्या किया जाता है, उस मिट्टी को प्लॉयबल बनाया जाता है, यानी कि ताकि उसमें हम सीड वगैरह डाल सकें। तो उसमें भी क्या होता है कि जो नीचे की जो विद इन दी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, जो विद इन दी सॉइल का जो मटेरियल है वो बेसिकली ऊपर आता है, तो उससे भी ये चीजें होती है। तो उससे क्या होता है, न्यू कॉन्टैक्ट्स बनते हैं बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन दी अर्थ मटेरियल। डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड्स विच इनहैंस डीके एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो डीके करते हैं प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, या जो एनिमल मैटर है, उससे भी क्या होता है कि उनसे ह्यूमिक, कार्बोनिक और अदर एसिड्स बनते हैं, जिनसे आपका डीके और सॉल्युबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स जो है वो इनहेंस हो जाती है। प्लांट्स रूट एक्सर्ट अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ मटेरियल, मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। जो प्लांट की रूट्स होती है वो अर्थ के मटेरियल पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो मैकेनिकली अपार्ट हो जाती है। क्या चीज अपार्ट हो जाती है, जो आपका अर्थ का मटेरियल होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ विदरिंग। स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ विदरिंग क्या है, एक्सफोलिएशन। ओके, एक्सफोलिएशन क्या होता है, एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। ओके, ध्यान रखेंगे, एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट है लेकिन प्रोसेस नहीं है। फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स और बेड रॉक्स रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सर्फेसेस। आप ये अगली फिगर में यहां पर देखिए क्या होता है, आपने इस तरीके का देखा होगा कि जब विदरिंग हो रही है तो जो इनके ऊपर का जो पोर्शन होगा, वो पोर्शन क्या होगा, जो इनके ऊपर का मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स होंगे, कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स होंगे ओवर रॉक्स और बेड रॉक्स, वो क्या होंगे, वो फ्लेक ऑफ हो जाएंगे। फ्लेक ऑफ हो जाएंगे मतलब वो हट जाएंगे। ओके, वो हट जाएंगे तो उससे क्या होगा कि इनका जो ऊपर का राउंडेड पार्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये राउंडेड से बन गए हैं सारे के सारे। ओके, क्योंकि इनके ऊपर का जो मटेरियल है वो क्या हो चुका है, फ्लेक ऑफ हो चुका है, या उसको कह सकते हैं आप विदर डाउन हो चुका है। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन से भी हो सकता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर चेंजेस, देखिए हम बार बार देख रहे हैं टेम्परेचर जो है एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और टेम्परेचर किसका एक पार्ट है, टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट। ओके, तो क्लाइमेट इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था विदरिंग के टाइम पर कि क्लाइमेट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी विदरिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। ओके, तो एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंज। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टॉर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली। यहां पर दो टर्म्स लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक्सफोलिएशन डोम्स एंड एक्सफोलिएशन टॉर्स। एक्सफोलिएशन डोम्स तो यही है, देखिए जो आपको यहां पर फिगर में दिख रहा है। ओके, यही एक्सफोलिएशन डोम्स है कि इनके ऊपर का जो पार्ट है वो विदर डाउन हो गया है, और ये ऊपर के जो पार्ट है ये क्या हो चुके हैं, ये राउंडेड बन चुके हैं। यही एक्सफोलिएशन डोम्स। ये किस वजह से बनते हैं, ये बनते हैं अनलोडिंग की वजह से। अनलोडिंग का मतलब आप समझ चुके हैं कि ऊपर का पार्ट उसका हट चुका है तो अनलोडिंग हो चुकी है। दूसरी चीज है एक्सफोलिएशन टोर्स। एक्सफोलिएशन टोर्स का मतलब है, आपने कहीं पर देखा होगा जनरली, जैसे मान लीजिए ये एक रॉक है, इसके ऊपर एक और रॉक है, इसके ऊपर एक और रॉक है, ऐसे करके कुछ सारे रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन टॉर्स का मतलब क्या होता है कि जो ये वाले रॉक है ऊपर वाले, ये ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, ये ज्यादा एक्सपैंड करते हैं क्योंकि इनके अंदर का जो मिनरल होता है अगर उस पर टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं जितना कोई रॉक ऊपर की सरफेस पर होगा, ये मैं पूरे के पूरे अर्थ सरफेस के बाहर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये अर्थ सरफेस के अंदर की बात नहीं है। अर्थ सरफेस के ऊपर की अगर मैं बात करूं तो जो ऊपर के रॉक है, सबसे ऊपर का रॉक है, उस पर क्या होगा, उस पर हीट ज्यादा पड़ेगी सन की, तो उसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, और टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा तो उस पर क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन। क्यों होगा थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि जो इसके अंदर के मिनरल्स हैं उन पर उस टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा और वो एक्सपेंड करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो ऊपर के रॉक्स होते हैं आप देखेंगे इनका साइज थोड़ा सा कभी क्या होता है कि ये एक्सपेंड कर रहे होते हैं, उसी को बोला जाता है एक्सपेंशन टॉर्स। ठीक है,
तो याद रखेंगे एक्सफोलिएशन डोम्स जो है, एक्सफोलिएशन डोम्स बनते हैं आपके अनलोडिंग की वजह से, और एक्सफोलिएशन टॉर्स जो है वो बनते हैं थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग का? Weathering processes are responsible for breaking down of rocks into smaller fragments and preparing the way for formation of not only regolith and soils but also erosion and mass movements। अब देखिए इरोजन का मतलब अभी वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया यह है कि इरोजन का मतलब होता है कि किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीजों को मूव करना। ओके, ये बेसिकली एक मास मूवमेंट का पार्ट है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। मास मूवमेंट और इरोजन ऑलमोस्ट सिमिलर है, आगे जाके देखेंगे हम इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो विदरिंग प्रोसेस है उससे आपके रेगुलेट्स और सॉइल्स तो बनते ही है। रेगुलेट्स का मतलब होता है बेसिकली कुछ स्मॉल पार्ट्स जो बनते हैं। स्मॉल पार्ट्स का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये आपकी पूरी एक बेडरॉक है, उस बेडरॉक के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स टूट रहे हैं, उनको बोला जाता है रेगुलेट्स। ओके, उनको बोला जाता है रेगुलेट्स। तो ये जो विदरिंग प्रोसेस है इससे सिर्फ रेगुलेट्स और सॉइल्स ही नहीं बनते, लेकिन ये इरोजन और मास मूवमेंट में भी क्या करते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं। दे प्रिपेयर द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रेगुलेट्स एंड सॉइल्स बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट्स। ठीक है, आगे लिखा है बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ विदरिंग मेंटल्स। तो आप कह सकते हैं कि जो विदरिंग है उससे आपके बायोम्स या बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी एक तरीके से इफेक्ट होती है। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट विदर्ड। इरोजन का मतलब मैंने आपको बताया कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट है मटेरियल्स का, तो इरोजन तब तक नहीं हो सकता जब तक विदर्ड रॉक्स जो है वो विदर्ड नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े रॉक्स जो है वो आपके इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं करते। दैट मीन्स विदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ इरोजन। तो इसका मतलब यह है कि इरोजन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है अगर रॉक्स विदर्ड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि इरोजन जो विदरिंग है, इसका मतलब है जो विदरिंग है वो क्या करती है, विदरिंग जो है वो मास वेस्टिंग को और इरोजन को और रिडक्शन इन रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर अ कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन। इसका मतलब है कि जो विदरिंग है वो आपके इरोजन को हेल्प करती है, एड करती है, मास वेस्टिंग को एड करती है, और जो रिलीफ्स हैं, जैसे रिलीफ्स मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, अब इसके ऊपर के पार्ट अगर ये टूटे तो ये विदर कर जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली इसके रिलीफ में चेंजेस आएंगे। ओके, तो उसको भी ये क्या करता है, विदरिंग एड करता है, या फिर आप कह सकते हो कि हेल्प करता है। एंड चेंजेस इन द लैंडफॉर्म्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ इरोजन। अब उसके बाद यहां का जो मटेरियल है वो यहां से बेसिकली आपका इस तरीके से डाउन द स्लोप मूव करेगा, तो वो क्या है, कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन। Withering of rocks and deposits help in the enrichment and concentrations of certain valuable ores of iron, manganese, aluminium, copper, etc., which are of great importance for the national economy. इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूं, देखिए आगे। Withering is an important process in the formation of soils. तो withering जो है एक important process है किसके लिए, formation of soils में। तो जो यहां पर लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ नीचे बॉक्स में एक चीज, When rocks undergo withering, जब आपके रॉक्स जो है वो विदर डाउन होते हैं तो उनके कुछ मटेरियल, सम मटेरियल्स आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय ग्राउंड वाटर एंड देयर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूएबल मटेरियल्स इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि जब कोई रॉक्स जो है वो विदर डाउन होता है, विदर डाउन होने का मतलब है स्मॉल पार्ट में टूटता है, तो जो ग्राउंड वाटर है वो अपने साथ उसको ले जाएगा। लीचिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड वाटर में वो मिलेंगे और ग्राउंड वाटर में वो मिलके वो दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। अब वो अगर कुछ केमिकल्स या कुछ मटेरियल जो है वो मूव कर गए तो उस एरिया में क्या होगा कि कुछ अदर्स जो मटेरियल होंगे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो विदाउट सच विदरिंग टेकिंग प्लेस द कंसंट्रेशन ऑफ सम वैल्यूएबल मटेरियल्स मे नॉट बी सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वायबल टू एक्सप्लॉइट, प्रोसेस एंड रिफाइनमेंट। तो जो ग्राउंड वाटर अपने साथ कुछ मटेरियल को ले जाएगा और बाकी कुछ मटेरियल वहां पर रह जाएंगे, तो जो मटेरियल वहां पर रह गए हैं अब उनकी क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो उनको एक्सप्लॉइट करना या उनको प्रोसेस करना या उनको रिफाइन करना क्या हो चुका है, ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि अब उसमें वहां पर क्या है कि सिर्फ वो वैल्यूएबल मटेरियल्स रह गए हैं और बाकी मटेरियल्स वहां से क्या हो गए हैं, हट गए हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट इज बेसिकली one of the effect or one of the special effects of